भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज का मुद्दा वो है जो अक्सर मैं अपने भैया जी कहीं में उठाता रहा हूं। दरअसल जब मैं कैनॉट प्लेस या उन इलाकों में जहां जिसे कहते हैं फुटपाथ, गली, चौराहे, मोहल्ले, वहां कहता हूं। जी हाँ, आज बात पेट्रोल, डीजल, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर है। बहुत दिन हुए इस पर बात नहीं हुई। बात होती रहनी चाहिए। पन्ने दरअसल मुद्दों के पलटते रहने चाहिए, एक ही पे नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स बांग्लादेश पे बात करें, हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार है तो सामने आए। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि पिछले एक महीने में 90 रुपए गैस के सिलेंडरों में जुलाई से अब तक 90 रुपए बढ़ गई, तो ये भी बात तो कहनी ही पड़ेगी ना। आप कहेंगे नहीं तो बात नहीं चलेगी और आपको खुल के बोलना चाहिए। तो आज बात दरअसल इसी पर है। और आज कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं। अब कहीं कोई आ जाए तो उसको मुझे रोकना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं उसको रोकूंगा। बहरहाल आज का मुद्दा हम बिल्कुल आपकी जो नब्ज है, महंगाई, जी हां, वही जो पूरा गाने की जो पहली पंक्ति है जो है उसको पूरा आप कर लीजिएगा। और मुझे मालूम है कि त्योहार सामने है, तो कैसे किसके घर में क्या कुछ हो रहा है ये हमसे तो नहीं छुपा कम से कम। तो इन तमाम सारे मुद्दों को आज समेटेंगे, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी आज रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मंत्री जी का बयान देख लेते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष से बहुत शिकायतें हैं, निश्चित तौर से शिकायतें हैं, और वो शिकायतें जायज भी हैं। लेकिन वो कहते हैं मुद्दा विहीन है और पेट्रोल से महंगाई का क्या लेना। सबसे पहले इधर देख लेते हैं और फिर उसके बअक्स जो दूसरी बाइट है एनसीपी की, वो देखते हैं, फिर जल्दी से लौटते हैं और मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। दोगुनी से भी ज़्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल, बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। सरकारी डीजल पे, पेट्रोल पे घर चल रहा है, इसलिए लोगों की पीड़ा समझ नहीं पाते। सारे किसान ट्रैक्टर डीजल से चलाते हैं। आम आदमी जो मोटरसाइकिल से चल रहा है उसमें पेट्रोल लगता है, ढुलाई डीजल से होती है, सार्वजनिक सेवाएं डीजल से होती हैं। तो जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है, हर आदमी की जेब कट रही है। पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, उसका समर्थन कर रहे हैं। हमें लगता है जनता की पीड़ा क्या है वो उन्हें समझ नहीं रहा है। बहरहाल दोनों तरफ तर्क हैं अपने, लेकिन ये सच है कि जो बात कही जा रही कि पेट्रोल से महंगाई का क्या लेना देना, और पेट्रोल और डीजल की महंगाई से आम आदमी को क्या फर्क पड़ता। और दूसरी बात ये कि पेट्रोल से तो जो 4 पहिए वाले हैं उनसे मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। उपेंद्र तिवारी जी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी ये बाइट है। लेकिन ये सिर्फ एक बात है। दरअसल बात कुछ और थी जिस पे बातचीत होनी चाहिए थी, और वो यही थी कि महंगाई है और इसको क्यों नहीं देखा जा रहा और क्यों नहीं कहा जा रहा। तो आज जो मेहमान हैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एक बार जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, थैंक यू सो मच। विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री हैं, हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे, आज एक बार फिर से हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच विजय जी। अमित जमाई साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच अमित जी। सिद्धार्थ सिंह आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सिंह। और हमारे साथ नवीन जिंदल जी, एक बार बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, एक बात बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवीन जी। नवीन जी, मुझे तो पहले तो ये बताइए, उपेंद्र जी ने जो बात कही, उपेंद्र तिवारी जी ने, उससे सहमत हैं या नहीं सहमत है? अगर सहमत हैं तो फिर तो बात आगे दूसरी तरफ से करी जाए, अगर नहीं सहमत है तो फिर तो चीजें ठीक हैं। बताइए जो वो कह रहे हैं। प्रतीक भाई, आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत दिनों बाद आज की हमारी बातचीत हो रही है जी, और विषय बड़ा गंभीर है, इसलिए गंभीरता से बात करनी चाहिए। हाँ, आज आपको डिफेंड करना है भाई, आपको डिफेंड करना है कि महंगाई है ही नहीं, सब कुछ अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए, इन्फ्लेशन रेट को अगर मोदी सरकार ने 4.6 पर रोका हुआ है
तो ये बात सब देख रहे हैं ना जी। यूपी की सरकार में 9.5 तक पहुंच गया था, उससे अगर आपने 4.6 पर इसको रोक करके रखा है, सब चीजों पर नजर है सरकार की, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहना कि हाहाकार महंगाई को लेकर के वो अगर होता तो सब के सब देख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगा प्रदीप भाई कि देश में जब इतना बड़ा फ्री वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा हो, 80 करोड़ लोगों को राशन जो है पिछले लगभग 2 साल से फ्री दिया जा रहा हो, सड़कों का निर्माण हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिया जा रहा हो, रेडी पटरी वालों को 10,000 रुपए के हिसाब से उनको लोन फ्री में दिया जा रहा हो, और लाखों की तादाद में फ्री लोगों को मकान बना करके दिए जा रहे हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, सेना को मजबूत किया जा रहा हो, देश की सीमाओं को मजबूत किया जा रहा हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा हो, रेल के रास्तों को बेहतर किया जा रहा हो, सड़कों के रास्तों को बेहतर किया जा रहा हो, हवाई मार्ग को बेहतर किया जा रहा हो, ये सब देख रहे हैं, ये सब के सब में काम आता है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये बात सही है। उसका दूसरा बड़ा कारण एक ये भी है कि जिस प्रकार से सरकार अल्टरनेट व्यवस्था पर जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और सब देख रहे हैं किस प्रकार नए नए साधन देख रही है, इंटरनेशनल सप्लायर, नए ग्लोबली जो सप्लाई करने वाले हैं ऑयल्स का, उनकी तरफ सरकार आगे कोशिश कर रही है, काम कर रही है। ये सब बड़े महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसमें स्टेट का बड़ा रोल है। जो जन कल्याण की योजना उसमें तो सेंटर खर्च कर रहा है, लेकिन जो वेट का सबसे बड़ा रोल है उसके अंदर वेट को स्टेट को कम करना चाहिए। नहीं नवीन जी, मुझे तो ये, नवीन जी आप तो इसलिए आप पत्रकार भी रहे हैं, टेलीविजन के पत्रकार भी रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, सीधा सा एक सवाल है, वो तो सब समझ गए, सारे लोग अर्थशास्त्री हमसे ज्यादा, अर्थशास्त्र हमसे ज्यादा समझते हैं। मुझे तो सिर्फ ये बताइए, महंगाई है या नहीं है? और दूसरा बात ये कि समाज के 95% लोग जिनको पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं है, ये सही या गलत? देखिए, दो बातें प्रतीक भाई आपने कही, महंगाई है नहीं है। जो महंगाई आम आदमी की दैनिक उपभोक्ता की वस्तु है, उस पर सरकार ने महंगाई को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ, पूरी नजर रखी हुई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी स्थिति ये है, उसको बेहतर करने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था की तरफ सरकार लगातार जा रही है। जुलाई से अब तक नवीन जी, जुलाई से अब तक 90 रुपया, जुलाई से अब तक 90 रुपए रसोई गैस में बढ़े हैं। प्रदीप भाई, उसके अंदर सबको जो सब्सिडी मिलती है वो तो सरकार ने कम नहीं करी ना, सबके खातों में जा रही है। उज्ज्वला योजना से देश के कितने गरीबों को फ्री गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, चूल्हे दिए गए हैं। कौन देश का व्यक्ति नहीं चाहता कि गरीब जो है घर के अंदर गैस से काम करे, या फिर जो है वो लकड़ी और कोयला फूक फूक करके अपनी आंखें खत्म करके और अपने जीवन को 30 वर्ष पहले ही चला जाए। 5 किलो का काम किया नवीन जी, 5 किलो का सिलेंडर 502 रुपए का है, एलपीजी का। प्रतीक भाई, मेरा ये कहना है कि जो गैस उज्ज्वला योजना से गैस के सिलेंडर करोड़ों लोगों को भारत की सरकार ने गरीबों को दिए हैं, वो सब देख रहे हैं। और जो सब्सिडी मिल रही है वो डायरेक्ट खाते में जा रही है। जिसने सब्सिडी, जिसको दिक्कत, जिसने, बहुत से लोग हैं, मेरे को अगर मान लीजिए 910 रुपए में सिलेंडर में दे रहा हूं तो उसका सब्सिडी का पार्ट मेरे खाते में डायरेक्ट आता है। तो ये जो व्यवस्था है उसके खाते में जा रहा है सब्सिडी का, वो तो जा रहा है ना। आलोक जी, उन्होंने डिफेंड किया, लेकिन मेरे पास आंकड़े सारे मौजूद हैं। चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात कर लें, जयपुर 114, मुंबई 112, पटना 110, बेंगलोर 110, कोलकाता 107, दिल्ली 106, चेन्नई 103, लखनऊ 103, चंडीगढ़ 102, 0.88 हम नहीं बोलते हैं, 0.68 नहीं बोला, 0.92 नहीं बोला, ये आंकड़े हैं। और पेट्रोल और डीजल की बात तो हो ही रही है, और हमने बताया आपको एलपीजी गैस का तो बता ही दिया। बहरहाल जो बात कही उन्होंने वो सुनी आपने। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी अगर बीजेपी मानती है कि महंगाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज बिल्कुल मानसिक दिवालियापन है सरकार का। वो कहावत याद है ना, हाय डायन महंगाई खाए जात है, लेकिन अभी भी इनको नहीं दिख रहा है। अभी बहुत प्यारी लग रही है डायन जो है इनको, वो बहुत बड़ा नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, और हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। आज हालत ये है कि हर चीज महंगी है। केवल और पेट्रोल और डीजल तक हम डिस्कशंस को पूरी तरह से सीमित कर देते हैं। सरसों का तेल अप्रैल के महीने में जब फसल आती है तो 225 रुपए किलो चला गया था, जो आज भी 250 और 200 के बीच में। सरिये से लेके तमाम हैवी मेटल से लेके कोई आइटम आप देख लीजिए, हर चीज महंगी होती चली जा रही। क्या यही अच्छे दिन थे? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के लिए हमने काम किया था?
अब 4-5 जो विषय बट इन्होंने उठाए मैं उनका उत्तर देता हूं। पिछले 7 साल में 27 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से कमाया है, सेंट्रल एक्साइज से, क्योंकि जीएसटी में नहीं आता। भाई जीएसटी में आप जानबूझकर नहीं लाते। जीएसटी का पिछले 2 साल का बकाया है राज्यों का, आप वो नहीं दे पा रहे तो राज्य वेट बढ़ाएंगे ही अपना, चाहे बीजेपी के राज्य हैं चाहे कांग्रेस के राज्यों, सबकी एक जैसी स्थिति है। दूसरी चीज उन्होंने वैक्सीन की कही, पिछले 6 महीने के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपया आपदा में अवसर, मोदी जी का बड़ा भारी नारा था, 1.25 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज से ड्यूटी कर से लगाकर कमाया। अगर सारी की सारी वैक्सीन भी 200 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ अगर खरीदी हो केंद्र सरकार ने, जबकि ऐसा है नहीं, तब भी 20,000 करोड़ की। और टैक्स कितना वसूला है पेट्रोल और डीजल पर? 1.25 लाख करोड़, 6 गुना टैक्स आपने वसूल लिया। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ग्रोथ रेट पिछले 3 साल से नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? किसी को नहीं पता। आप कहते हैं सब सड़कें बन रही हैं। 2014 में 1100 कुछ टोल थे हिंदुस्तान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, आज 2700 टोल हैं हिंदुस्तान में। 2.5 किलोमीटर पर किलोमीटर में टोल देता हूं, और गडकरी साहब कहते हैं आपको अगर सुविधाएं चाहिए तो पैसे लेने पड़ेंगे। अरे भाई, हाईवे तो इसलिए बना था कि गरीब आदमी भी हाईवे का फायदा उठा सके, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा है। वो भी सब खत्म हो गया। आज हालत ये है कि मोदी साहब से पूछना चाहिए। मोदी साहब का द्वारका का मुझे भाषण याद है कि भाई मेरी किस्मत अच्छी है और पेट्रोल के प्राइस अगर घट रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। मोदी साहब, आपकी तो किस्मत अच्छी है, पर आप देश की किस्मत का दिवाला क्यों तो निकाल रहे हैं आप? गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा नहीं जला पा रहा है। इन्होंने कहा उज्ज्वला योजना, शायद मेरे भाई भूल गए कि 87% उज्ज्वला के सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं पिछले महीने। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। बेरोजगारी हाईएस्ट है। और प्रतीक भाई, एक बात और है कि इस समय डिमांड लोएस्ट है। जो व्यक्ति अपने घर में 500 रुपए खर्च करता था एक दिन में खाने पीने और तमाम चीजों पर, आज वो 300 साढ़े 300 पर। डिमांड कम है, उसके बावजूद महंगाई इतनी है, बेरोजगारी चरम पर, और उसके बावजूद ये डिफेंड कर जी नवीन, उनके मंत्री जो हैं। जी नवीन जी, वेरी क्विक 5 सेकंड के बाद मैं डिबेट का आगे जाऊंगा। जी जी बिल्कुल प्रतीक भाई जी। हर चीज में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, ये कह रहे हैं 500 रुपए में पहले आदमी खर्च करता था, वो सामान 300 रुपए में खरीद रहा है। अरे 200 रुपए कम में खरीद रहा है ना भाई, आप लगातार फिर बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, अरे सुनो ना आलोक जी, मेरा ये कहना है कि आज देश में आपने कहा कि आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें टोल टैक्स दे रहे हैं। सीमावर्ती राज्यों में जितने सड़कों का निर्माण हुआ है उसमें आप टोल टैक्स देकर के चीन घुसकर बैठ गया। जम्मू कश्मीर, वो तो चीन में आप घुसाते रहे, उसकी चीन को टू में लाना नहीं चाहता, इसी विषय पर रहना चाहता। चीन घुसकर बैठ, सब जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोग चीन को पीछे सपोर्ट करें, सब जानते हैं, उसमें बात नहीं करना चाहता। आप चीन को करें चाहे पाकिस्तान को करें, देश की दुनिया जानती है। नहीं हुआ आपने लगातार, अरे भाई, अरे देश के जवान आतंकवादियों को जाकर के ठोक रहे हैं, कश्मीर में भी जाकर के मार रहे हैं, आतंकवादी का सफाया कर रहे हैं। आपको पीड़ा सी बात की, जब आपके पास कोई सवाल कोई जवाब नहीं होता, जब देश के नेता सब कहते हैं कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है, इसलिए कहते हैं। आज आपने सार्थक बहस करी इस पर ताकि कुछ चर्चा हो, लेकिन उसके बाद अभी भी ये लगातार कश्मीर और चाइना जाकर के कभी किसी गोद में जाकर के बैठने का विषय है। महंगाई के विषय पर रहिए ना। आपने कहाँ जा रहे हो चाइना पर? आपसे कहा किसने चाइना पर बात करने के लिए? आप कह रहे हो आतंकवादी जो है वारदात बढ़ रहे, जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे देश के जवान अगर जा रहे हैं तो उससे ज्यादा आतंकवादी मारे जा रहे हैं, और लगातार जवानों पर सवाल मत उठाइए। आप सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाना बंद कर दीजिए। कांग्रेस की स्थिति है सेना पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं अमित जमाई, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं राइट सर आप गरीबों का अपमान करते हैं। आप गरीबों को कहते हैं फ्री में राशन नहीं दिया जा रहा। आप कहते हो गरीबों को जो है किसान पर सम्मान निधि देते हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। आप कमाल कर रहे हैं। कम से कम इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी स्थिति बड़ी नाजुक है, और कांग्रेस जितने लोग सारे के सारे मुद्दा विहीन है, इसीलिए मुद्दा विहीन है। आज अगर गरीबों को फ्री मकान बनाकर के दिए जा रहे हैं तो आपको पीड़ा देश के अंदर अगर शौचालय बनाकर के दिए जा रहे हैं तो आपको पीड़ा क्यों दिए जा रहे हैं? आज देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है, तो कांग्रेस को पीड़ा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बांटा जा रहा है? कमाल करते हैं। देश के किसानों को सम्मान निधि दिया। दूसरा सवाल हमारा,
कि अगर आपने अच्छा काम किया तो गरीबी कैसे बढ़ गई। 97% लोगों को गरीबी के नीचे जाना पड़ रहा है, जो उनकी कमाई राइट सर, मैं आगे बढ़ता हूं। विजय सदाना जी कुछ आंकड़े गिना रहे थे आलोक जी ने बताया, और उसके अलावा नवीन जी ने कुछ चीजें गिना रहे थे कि निर्माण कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, वैक्सीनेशन पे हुआ। वो शायद पूरा सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया कि वो भार होता है और कहीं ना कहीं उस तमाम सारी चीजें हैं। हाँ, हमने पेट्रोल डीजल पे अगर एक्साइज लिया है तो कहीं ना कहीं उसको किसी निर्माण कार्य से ही लगा होगा, ऐसा उन्होंने सेंटेंस नहीं बोला। लेकिन फिर भी तमाम सारी चीजों को जो घटनाक्रम है उसमें लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे दूध हो और चाहे पेट्रोल हो और चाहे एलपीजी गैस हो, सारी चीजों पे, और चाहे जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें लोगों ने महसूस किया है कि हां महंगाई है। विजय सदाना। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें कई कंफ्यूजन के कारण कई हैं। जहां तक बात है ऑपोजिशन का ये कहना कि सरकार ने इतना पैसा कमाया है, अरे भाई सरकार कमा के अपने घर नहीं ले जाती, देश में ही पैसा लगाती है। अगर वो सरकार घर ले गई हो या कोई मंत्री घर ले गया हो तो कमाया, इसको कमाया नहीं बोलते हैं, देश के लिए इकट्ठा करके देश में ही लगाया जाता है। तो वोकेबुलरी का कंफ्यूजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रतीक जी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, दो तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो है ओवरऑल महंगाई, कि टोटल जो कंज्यूमर पे भार पड़ रहा है वो कितना है और वो कहां से आ रहा है, और दूसरा किन किन चीजों पे महंगाई बढ़ रही है। अब मैं आपके सामने दो डेटा रखता हूं जिसके कारण हमेशा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, अगर आप भारत सरकार का आंकड़ा देखते हैं तो मई, जिस समय हमारे यहाँ पीक सीजन चल रहा था, मई से लेकर सितंबर में अगर हम देखें, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हुई है तो जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम आया है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट का इन्फ्लेशन है, जो पेट्रोल और डीजल से संबंधित है, वो बढ़ा है। आपका जो बाकी फूड इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है, और जो प्रोड्यूसर्स इन्फ्लेशन है, जो किसानों को पैसा दिया गया है, वो बढ़ा है। और ओवरऑल जो इन्फ्लेशन, जिसको हम कह सकते हैं जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन आता है, वो कम हुआ। अब कहने का मतलब क्या है कि एक बास्केट है, कुछ चीजें कम हुई हैं, कुछ चीजें ज्यादा हुई हैं। अब पेट्रोल और डीजल की इसलिए हमेशा ज्यादा चर्चा रहती है क्योंकि जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो सबको वो मीटर पे नंबर चलता हुआ दिखता है कि 105, 106, 110 जो आपने बताया, उसका एक इंपैक्ट आता है। लेकिन कपड़े सस्ते हुए, जूते सस्ते हुए, कोई सब्जी सस्ती हुई, कहीं पे कुछ और सस्ता हुआ, वो डेली कंज्यूमर को नहीं दिखता है क्योंकि वो चॉइस उसकी रोज बदलती है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, पेट्रोल डीजल फ्यूल जो हम आयात कर रहे हैं उसके रेट बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो सबको मीटर पे दिख रहा है, उसमें बहस का मुद्दा है ही नहीं। लेकिन क्या उसके कारण ओवरऑल पूरा इन्फ्लेशन बढ़ गया है? आंकड़े ये भी बताते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। राइट सर। अब जब आपको पॉलिसी मेकर आप एज ए पॉलिसी बनाओगे तो जो आंकड़े आपके सामने आएंगे आप उसी बेस पे बनाओगे। और मुझे लगता है यहीं पे एक डिस्कनेक्ट आता है कि अगर हम पॉलिसी आंकड़ों को देख के बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार जो कह रही है वो शायद सही कर रही है। लेकिन जब आप कंज्यूमर से पूछते हैं कि भाई महंगाई है या नहीं है, कंज्यूमर कहता है बहुत महंगाई है क्योंकि मेरे घर में सब्जी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। और यहीं पे कंफ्लिक्ट है कि जो ग्राउंड फील है, कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट सर, मैं आता हूं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बढ़ना चाहता हूं, और उनका एक अखिलेश जी का एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा थार में तो डीजल पड़ता नहीं। अमित जमाई साहब, तो ये तो थार वाली बात तो सबको समझ में आ गई कि थार की बात आप क्या कह रहे थे, गाड़ी से मतलब था, लेकिन और डीजल से मतलब था, और वो भी समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है, समाजवादी पार्टी में आतंकियों की आरती उतारी जाती थी, समाजवादी सरकार में मंदिर और मठों पर आतंकी हमले होते थे, सरकार में थाने और तहसील बेच दिए जाते थे। तो लिहाजा जब आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, पहले तो आप सुरक्षा ही नहीं दे पा रहे थे, तो फिर आप डीजल और पेट्रोल और आर्थिक सुरक्षा की बात कहां से कर रहे हैं?
आपने तो जिंदगी देखिए, नहीं बचाना मैं- मुश्किल था देखिए बकौल देखिए, बीजेपी। मैं आज बिल्कुल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो देश को भटकाने का कार्यक्रम है, मैं इनका ध्यान जरा सा भी भटकने नहीं देता। मुद्दा ये है कि आज हमारे देश में कृषि संकट के बाद जो बेरोजगारी और ये जो महंगाई इस देश में, पूरे देश में चरम पर है, इसके लिए अगर हम राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ना कहें तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सरकारों को जिम्मेदार कहें? भाई क्या आपने ये बात अभी सही नहीं है? जनाब अभी आपने कुछ देर पहले विजय सदाना जी को सुना। विजय सदाना जी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की बात करेंगे, एलपीजी की बात करेंगे तो लगेगा कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन अगर आप जूतों पे बात कर लेंगे, कपड़ों पे बात कर लेंगे, एक्स वाई जेड तमाम पैरामीटर्स हैं उन पे बात करेंगे तो लगेगा कि वो कम हुई है या वो स्थिर है। विजय सरदाना जी की जिंदगी की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन आज भी यहाँ पलटू राम के हाथ में टूटी हुई रकाबी है। सवाल ये है, विजय सरदाना जी को ये भी मालूम होगा, अगर ये बड़ा आंकड़ा लेके बैठे हैं तो मेरा भी आंकड़ा जरा मैच कराएं। क्या ये बात सच नहीं है? इस देश के 78 करोड़ लोग 1 रुपया की 1 जून का बगैर खाना खाते सोते हो और देश के प्रधानमंत्री 50-50 लाख का प्रधान पहनते हो। क्या ये बात सच नहीं है? जो भी बात कहें, अमिक एक बात बहुत स्पष्ट। 10 सेकंड ऑफकोर्स आई विल गिव यू। नवीन मैं दूंगा, नवीन दूंगा। अमिक जमाई मैं एक चीज कर, बहस मतलब कहां भटकती है? बहस इसलिए भटक जाती है कि मुझे मालूम था नवीन हाथ उठाएंगे। बहस इसलिए भटक जाती है कि इररिलेवेंट चीजों पे चली जाती है। आप रहिए ना मुद्दे पे, मैं मुद्दे से हटने नहीं दूंगा, मैं मुद्दे से डिबेट को 1 इंच भी नहीं हटने दूंगा, लेकिन व्यक्तिगत कमेंट नहीं। जब तक आपके पास 55 लाख रुपए की रसीद ना हो मुझे मत बताइए। सामान खरीद करके लेना पड़ रहा है। नवीन जी को बंद ये करिए लोगों जरा। को इसलिए लगता है क्या ये कि बात सामान सच पहले नहीं है सत्ता में रहते हुए सामान सब फ्री में लेते थे। नवीन बोलने दीजिए, नवीन बोलने दीजिए। अब पैसे से तेल डलवाते हैं, पैसे से सब्जी खरीदते हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है। अरे कांग्रेस के शासन में आपके प्रधानमंत्री कहते थे 2014 से कि बोल रहे हैं। 1 रुपए का 15 पैसे जाता है। 1.25 लाख करोड़ है तो 1,04,000 करोड़ रुपए तो आज जो खा जाते। आप 1,04,000 करोड़ रुपए तो रिश्वत में खा जाते। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे देश के अंदर नवीन जी क्या मैं बोल दूं? क्या मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल, अमिक जमाई आप बात कर रहे हैं देश के बहस मत भटकाइए। नवीन जी आप चुप रहिए। नवीन बाबू चुप रहिए। अरे देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता, मैं ये पूछ रहा हूँ, मकान देता है। ये बोलने नहीं देश का प्रधानमंत्री नवीन जी बोलिए। अमिक जी बोलिए। क्या ये बात सच नहीं है? इस देश में 52% महिलाएं भूखमरी की वजह से कुपोषण का शिकार हैं। क्या नवीन जी उनका धर्म बताएंगे? क्या ये बात सच नहीं है? जीडीपी के जो अभी आज के आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं कि 2022 में जो हमारा जीडीपी है वो -10.3 जाने वाला है। क्या ये बात सच नहीं है कि नोटबंदी, जीएसटी और ये जो पूरा कोविड के टाइम पे देश में जो नौकरियां खत्म हुई हैं और उसके बाद जो लोग वर्क फ्रॉम होम है वो तो डीजल पेट्रोल अभी यूज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो सड़क पे उतरेंगे क्या हाल होगा इस देश के अंदर? और क्या बात है, हमें याद है कि स्मृति ईरानी जी से लेकर रविशंकर जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर 72 रुपया से 50 पैसा ज्यादा होता था यूपीए 1 यूपीए 2 में। बिलाप जंतर मंतर पे ये लोग सिलेंडर और पेट्रोल का वो है बैलगाड़ी से ये लोग करते थे। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? आप अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हो, आप उनको रिफाइनरी आपने दे दिया। आज जब प्रति बैरल रेट हमारे देश में कम है तो सवाल यह है कि 100 के पार हमारा डीजल पेट्रोल गया कैसे? आपको ये होश नहीं है कि आप इस देश में एक बड़ी जनता जो भूखी है उसकी जिंदगियों से आप खेल रहे हैं। इस देश में एक बड़ी बेरोजगार। बिल्कुल नवीन वेरी क्विक। बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये मैंने जाकर कोई हमारे पार्टी के नेता कहते हैं कि इनके मुद्दा विहीन है इसलिए है, इनको जानकारी नहीं। मुद्दे पे आओ। देश के, अरे सुनो भैया बीच में मत चिल्लाओ। देश की जनता भूखी है, बताओ। हम बता दें देश की जनता को। अरे भाई आपको पता ही कुछ नहीं है,
80 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने, मोदी जी ने फ्री में राशन दिया है। आप उसमें जीडीपी आपका जाने वाला है 2022 में। आप प्रतीक जी, मैं बीच में बोलता रहूंगा, मुझे 20 मिनट बोल सकता हूँ। देश में भूखे वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए आज भी लोगों को आग की भट्टी में झोंकने का काम कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के लोग हो। हमारी देश के प्रधानमंत्री ने महिला मातृवंदन योजना के तहत बयान है 78 करोड़ लोग जून का खाना नहीं खाते। अरे आपके मजाक कब आएगा? 1 जून का खाना आप जैसे नेता मजाक कर रहे हो। देश का आदमी भूखा नहीं सोता है। आपके समय में शासन आपका रिपोर्ट, पार्लियामेंट के अंदर का रिपोर्ट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गर्भवती महिलाओं के लिए भी मातृवंदन योजना के तहत 5,000 रुपए उनके खाते में देने का जो काम किया है, वो 12 करोड़ महिलाओं को जो गर्भवती हमारे देश की माएं और बहनें हैं, वो 52% कुपोषण की राशन मिला है। राइट सर, राइट। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। सिद्धार्थ बहुत अरसे से ये सारे मसले, क्योंकि आर्थिक जगत के पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, मैं वहां पे आना चाहता हूं। सिद्धार्थ जी, मुझे बताइए, तमाम सारी योजनाएं हैं और ये भी बात सच है कि मार्च 2022 तक एग्री सेस और कस्टम ड्यूटी घटाई है, जहां तक पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल, और ये जारी रहेगा मार्च 2022 तक। अब सवाल यह है कि जो स्थिति बन रही है महंगाई को लेकर, तमाम सारे सवाल हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से उठ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और कैसे काबू में रहा जाए? क्या ये वास्तव में सच है कि महंगाई कम हुई है और ये विपक्ष जो है रह के बात उठाता है? नहीं प्रतीक, देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। आंकड़े ज़रूर कहते हैं कि महंगाई एक सीमित दायरे में है, लेकिन अगर आप एक आम व्यक्ति के हिसाब से सोचें, जो एक आम जो जनमानस है, जो भी उसकी आम ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो आप बेसिक चीज़ें देख लें, दालों की कीमत हो, चाहे सब्जियां हों, और इसके अलावा जो आप खाने की वस्तुएं हैं, चाहे तेल है, आप ऐसी चीज़ों के आप देखें, प्रैक्टिकली आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है वहाँ पे बना हुआ है, जिसको, और मैं इसको कहूँगा कि अब इन्फ्लेशन जनरलाइज्ड हो गया है। और एक और बात समझने की ज़रूरत है प्रतीक, कि देखिए पेट्रोल और डीजल, अगर इनकी कीमतें पिछले 2 साल में कितना इजाफा हुआ है, 45%। अगर प्रतीक एक बात बताएं, अगर 45% तक इसमें इजाफा होगा और ख़ासकर डीजल, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो है पास ऑन होगा? आप यानी और दूसरे क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और जो ये हम लोग आंकड़ा देख रहे हैं ना महंगाई का, अगर आप इसको इसी पीरियड को पिछले साल के इसी पीरियड से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये थोड़ा हमको घटा हुआ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत ऐसा नहीं है। दूसरा, एक और बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो जितनी भी डिबेट हो रही है, आज हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका बेसिक काम क्या है? उसका बेसिक काम है महंगाई पर काबू पाना। वो बार बार पिछले 6 महीने से पेट्रोल डीजल पे ये जो टैक्सेस लगे हुए हैं भारत सरकार द्वारा और साथ ही राज्य सरकार द्वारा, उस पे बार बार चिंता व्यक्त कर रहा है। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पहले तो जो क्रूड ऑयल था वो बहुत सस्ता था, हमने किस बैकग्राउंड में ये जो टैक्सेस बढ़ाए थे पिछले साल, एकदम से जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो ये हुआ कि सरकार की आमदनी एकदम से जो है, सारा जो आम जनजीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया, तो कारोबार जो है ठप हो गए, तो सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी थी, क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई थी एकदम से, तो उन्होंने इस पर टैक्सेस लगाए। और ये भी एक बात ज़रूर थी, क्योंकि अगर आप वो टैक्स ना बढ़ाते तो क्योंकि कंजम्पशन कम था, तो आपको कहीं ना कहीं उसको कॉम्पनसेट करना था, तो ये बात उस समय तक लाजमी थी, ठीक थी। लेकिन अब जब अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आ रही है और क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो प्रतीक अब ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि हाँ, अब सरकार इस पर कुछ ना कुछ सोच रही होगी, विचार कर रही होगी, और आने वाले टाइम में। विजय जी, आप सहमत हैं इस बात से? विजय जी, पॉलिटिकल पार्टी को किनारे रखते हैं जी। देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। मई के समय जब मेजर लॉकडाउन था बिकॉज ऑफ हाई केस, उसके बाद आप देखेंगे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम था, लोगों की रोजी पे भी खतरा था, बेरोजगारी थी, व्यापार बंद थे, एक बहुत सेंटिमेंटल, बहुत पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट था, हमें मानना पड़ेगा। और एक पैरामीटर प्रतीक जी जो आपको हमेशा अपनी डिबेट में रखना चाहिए, वो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, कि आम आदमी, जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक स्टैटिस्टिकल नंबर है जो सरकार कैलकुलेट करती है, लेकिन जिस आम आदमी की हम बात कर रहे हैं वो आपका रिफ्लेक्ट होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स से।
वो निश्चित रूप से काफी नीचे गया था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी की स्थिति सुधर रही है, एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोडक्शन एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, कंज्यूमर इंडेक्स भी रिवाइव हो रहा है। तो ये हमेशा आप मोमेंटरी नहीं देखेंगे, आपको हमेशा एक लैग फेज दिखेगा 2 से 3 महीने का। अभी जैसे हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि आज मैं पेट्रोल भराने जाता हूं 106 में, तो निश्चित रूप से चुभता है, और अगर मेरी नौकरी गई है तो मुझे और ज्यादा चुभेगा। तो ये एक सेंटिमेंटल फैक्टर है जिसको हमें देखना पड़ेगा। और ये बात सही है कि अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं, तो अगर चाहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना भी बढ़ी हो, लेकिन जो व्यापार है, जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है, जो सब्जी वाला है, वो अपने रेट ये कह के बढ़ा देता है कि साहब देखिए डीजल पेट्रोल महंगा हो गया तो मेरे को ज्यादा लेना ही पड़ेगा, चाहे वो सब्जी मंडी से उसी रेट पे माल खरीद के ला रहा होगा। तो ये एक सेंटिमेंटल जो फैक्टर है, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं, वो एक सेंटिमेंट वे में हर चीज के जो डिमांड होती है उसके ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर डालता है। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए हम आपके साथ आपके बीच में हाजिर हैं। और आज का मुद्दा जो था, आज जो संवेदनशील मुद्दा था, वो ये था महंगाई को लेकर। बातचीत थी डीजल पेट्रोल से शुरू हुई थी। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो बयान था उत्तर प्रदेश के मंत्री का, वहां से बात शुरू हुई थी और तमाम मुद्दों को छूते हुए ब्रेक पे जब गए तो ये बात हुई कि आखिर जो पेट्रोल और डीजल है जिसपे जो दाम बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स सर मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मैं जरूर आ रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने हाथ उठाया, मैं जरूर आ रहा हूं। तो सवाल यह है कि जो पिछले साल जो किया, टैक्सेस इंपोज किए उस पर, तो वो क्या नॉर्मल प्रैक्टिस थी? बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि जैसा कि अभी बता रहे थे कि वो विशेष परिस्थितियां थी, स्थितियां थी जिस पे वो लगाया गया, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है, उसको लेकर लोग। और दूसरी बात यह कि जब महंगाई पे बात होती है तो आंकड़े दिखाए जाने लगते हैं या बताए जाने लगते हैं, लेकिन जब मैं सब्जी मंडी जाता हूं तो प्याज का भाव मुझे पता होता है, या आप वेल्डिंग कराने जाएंगे तो जो सिलेंडर जो वेल्डर यूज कर रहा है वो कहेगा 200 रुपए का था, अभी 800 रुपए का हो गया। तो वो क्या इन्फ्लेशन चार्ट पे रिफ्लेक्ट होता है वहां पे, वो आपके आंकड़ों में दिखता है? या जो आम आदमी जो थैला लेके बाजार जा रहा है या जो सब्जी लेके लौट रहा है, उसकी क्या स्थिति है, वो क्या मनोदशा है, उस पर बात करनी थी मुझे, और उसी पे सोचना, उसी पे बात करनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आपके इन्फ्लेशन चार्ट पे वो दिखता है या नहीं, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी अगर अभी भी बीजेपी को मुद्दा नहीं लग रही है तो देश का दुर्भाग्य है। अगर 434 रुपए का सिलेंडर बहुत महंगा था और कांग्रेस ने देश को लूट लिया था, तो 1000 रुपया जब हो गया है तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब पिछले वर्ष चुनाव के 5 राज्यों में, तो प्रतीक भाई 65 दिन तक 1 पैसा पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ा। पूरी तरह से कंट्रोल बीजेपी का है। 2017 में जब डे टू डे बेसिस पर प्राइस को ऊपर नीचे करना शुरू किया, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी कि डे टू डे ना तो कंपनियां खरीदती है, ना रिफाइनरी से बाहर आता है, तो डे टू डे बेसिस पर क्यों है? जुलाई 2017 में काम शुरू हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आज जनता बदल। अगर इतना अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर, तो हम भूखमरी के इंडेक्स में 8 पॉइंट क्यों नीचे गिर गए? अभी किसी ने कहा कि साहब ये तो सेंटिमेंटल है, वोकैबुलरी का मामला है, ये तो कमाई नहीं हो रही है। फिर भी उसके बावजूद जो हमारा बजट है वो घाटे का है, फिजिकल डेफिसिट 10% के आसपास है, और उसके बावजूद सरकारी संपत्तियां बिक रही। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब जो है वो परचेजिंग पावर बहुत अच्छी हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया। सितंबर और अक्टूबर में सीएमआई का आंकड़ा है कि 96 लाख लोगों की जॉब चली गई है। 96 लाख लोगों की, 96 लाख लोगों की रोजगार जा रहे हैं। 97% लोगों की कमाई घट गई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब पता नहीं मतलब सरकारी लोगों को कहां से दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। मैंने उज्ज्वला के भी आंकड़े दिए, मैंने जीएसटी के बारे में भी बताया। सरसों का तेल और दालों की, यहाँ तक कि आटा 25-26 रुपए जो पिछले साल था, अब 36-37 रुपए। ये जो बेहताशा जो महंगाई बढ़ रही है, अब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा और विजय सरदाना साहब से भी कि सरकार ने पिछले 2 साल में कौन से 4 कदम उठाए हैं कि महंगाई कम हो जाए और गरीब आदमी की रसोई वापस जलने लग जाए।
कोई 4 स्टेप मुझे बता दीजिए। मैं आपको 10 कारण बताता हूं जिससे आपने जनता की जेब को लूटा है, काटा है, पीटा है। जिस तरह से आप लूट सकते हैं, सरकार लूट रही है। राइट सर। 4 स्टेप ये लोग बताएं। सवाल नवीन जी। प्रतीक भाई, कांग्रेस को उसी प्रकार से नजर आता है जो ये करते रही, लूटपाट की बात सभी जानते हैं कि ये 100 रुपए में से 85 रुपए खा जाया करते थे, लेकिन कोई बात नहीं। 1195 रुपए का जब सिलेंडर कांग्रेस की यूपी की सरकार में था, तब भी इस बात के लिए लड़ा करते थे कि 10 सिलेंडर साल में दिए जाए या 11 सिलेंडर दिए जाए। तब भी ये नहीं था कि हमको सबको एक महीने में एक सिलेंडर मिलेगा। वो स्थिति कांग्रेस और यूपी की सरकारों में रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चश्मा जैसा लगाएंगे वैसे ही देखेंगे। इनको नेगेटिव करना है तो नेगेटिव करते रहे। पेट्रोल डीजल के दाम में इन्होंने जो इनके शासनकाल में बढ़ा, वो 100% बढ़ा, 35 से 70 रुपए से ऊपर चला गया। इनको उस समय नजर नहीं आया। मैं इनके सरकार की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में गरीब लोगों को जहां फ्री खाना मिल रहा है, वहीं आम आदमी को खाद्य पदार्थ में दाम ना बढ़े, उसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। किसानों को सुविधाएं दी है, किसानों की एमएसपी को बढ़ाया है, दुगना कर दिया है। किसानों को फसल एमएसपी दुगना करने के साथ साथ उनका जो पिछड़ा बकाया था, इवन चाहे गन्ना का बकाया हो, जो यूपी के जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं दिया गया हो, वो दिया गया हो। किसानों की सुविधाओं के साथ साथ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का काम किया, उनको मकान देने का काम किया, उनके यहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया। उसके बाद आज सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं, लोगों बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं। नहीं, आप मुझे केवल ये बताइए, 23 करोड़ लोग वापस गरीबी स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को बड़े लोगों ने बड़े रोजगार सृजित किए। लोग रोजगार पर जा रहे हैं, सरकारी रोजगार बढ़े और वैसे भी बढ़े। लेकिन कांग्रेस के लोग उसी प्रकार से आंकड़ा लेकर के आते हैं जिस प्रकार से सबसे ज्यादा लूटपाट करते हैं। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, जिस समय देश की जनता मोदी सरकार के किए गए कार्य और जनहित के कार्यों की सराहना कर रही हो, उस समय कांग्रेस उसके विरोध में जा रही है। तो इसलिए मैं एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, आज देश का जहां गरीब खुश है, आज देश का जहां किसान खुश है, आज देश का जहां जवान खुश है, आज देश का जहां मध्यम वर्ग का व्यक्ति खुश है, आज इस देश का मिडिल क्लास का व्यापारी खुश है, वही कांग्रेस सपा दोनों अर्थशास्त्रियों के बाद आते हैं। पहले अमित जमाई रोजगार हो गए, इनको रोजगार हम नहीं दे सकते, इनको रोजगार तलाशना चाहिए। राइट सर। देश की जनता प्रतीक भाई दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतीक भाई, जब आपका कोई टीआरपी बढ़ता है ना, जब टाइम आपको रेटिंग देता है तो आपको पता चलता है कि टाइम ने आपको रेटिंग क्यों दिया, कोई प्रोग्राम आपका ऊपर नीचे क्यों गया। सवाल ये कि जब समाजवादी पार्टी की 12-17 में सरकार थी, आदरणीय नेताजी ने जो पहला काम किया था, जो पहली घोषणा थी, हमारे देश में उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपए के हिसाब और या फिर माफियाओं को संरक्षण देती रही, आतंकवादियों को संरक्षण देती रही। मुलायम सिंह यादव जी ने उसको माफ किया, उसके बाद सिंचाई माफ किया। अब सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का पार पहुंचाया। गरीब किसान वैसे का वैसे ही रहा, गरीब किसान को कुछ नहीं मिला, चाहे वो कांग्रेस और सपा की बिजली महंगी, ये जितने भी लोग थे गैंगस्टर, उनके साथ, किसानों पे माफियाओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ, आतंकवादियों के साथ। नवीन जी सुन लेते हैं। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी वालों को तो लोग लगा। नवीन जी सुन लेते हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा। नवीन जी मैं टाइम दे दूंगा, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिएगा, मैं टाइम दे दूंगा। अमित जमाई को बात कर लेते देते पूरी। जी मैं पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना का जो किसानों का मामला है, पूरा उत्तर प्रदेश आज बहक रहा है, उबल रहा है। अगर 12-17 की सरकार में 10 बड़े आंदोलन बता दीजिए जो किसानों ने समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ किए हों, 14 दिन के अंदर उनका पेमेंट था। आज क्या बात है, जो 14 दिन का वादा था योगी जी का, वो क्या हुआ? आपने सिंचाई, आपने बिजली का निजीकरण किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आज बिजली इतनी महंगी है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, सिंचाई नहीं हो पा रही है भैया। अरे भैया आपको तो मतलब ही नहीं है, पहले केवल मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के शहरों में आती थी, अब हर गांव तक आती है प्राइम मिनिस्टर निवास में। अंतर तो होगा, आप तो बुर्जुआ अमीर लोग हो, लेकिन हमारे जो ये रकाबी है ना,
पलटू राम की जो रकाबी है, सब रकाबी में फूटी कौड़ी नहीं है। नवीन जी ना आप रिप्लाई करिए। नवीन जी नवीन जी आप रिप्लाई करिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जहां पर केवल इनके 4 जिलों में बिजली आया करती थी, आज वह गांव-गांव तक आती है। अमित जमाई सुन लीजिए, सुनो ना, अमित जमाई सुन लीजिए आप। अमित जमाई सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतीक जी 4 जिलों में बिजली आती है, आज गांव-गांव में बिजली आती है। पहले ये सोचते थे लोग बिजली कब आएगी, अब लोग सोचते हैं बिजली कब गई थी, इस बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से थानों से गैंगस्टरों को, माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, नक्सली अर्बन नक्सलियों को संरक्षण दिया जाता था, उसमें हर गरीब आदमी बचता था। कोई ऐसा व्यापारी नहीं था जिससे ये जो है वसूली ना करते हो, टैक्स ना लेते हो, और उस व्यापारी का असर तो आम आदमी पर ही पड़ता था। आज वसूली का टैक्स का सारा काम खत्म हो गया। इनके समर्थक बाहुबली और माफिया वो निर्दोष होते चले गए। आज जो है समाजवादी पार्टी अर्बन नक्सली और आतंकवादियों का समर्थन नहीं कर पा रही है, इसलिए इनको पीड़ा है। कौन है वो देश के कॉर्पोरेट कंपनियां कि आज कांग्रेस के लोगों को जब कोई विषय नहीं मिलता, तब जो है वो लोगों को अटकाने। अमित जमाई जवाब आने दीजिए। जी नवीन जी पूरा करिए 5 सेकंड में। 5 ही सेकंड प्रतीक भाई से ज्यादा लूंगा नहीं, क्योंकि देश की जनता जानती है किस प्रकार से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग आतंकवादी, अर्बन नक्सली और गैंगस्टरों के साथ खड़े हैं। ये वो उसका सीधा असर आम जनता पे पड़ता है। जब ये टैक्स वसूली के नाम पर जो लोगों से उगाही करते थे, जब वो बंद हो गया व्यापारियों से उगना, तो उसका फायदा आम उपभोक्ता को ही मिलने वाला है, कहीं और जाने वाला नहीं है। जहाँ 4 जिलों में पहले केवल बिजली रहती थी, अब गांव-गांव तक बिजली पहुंचती है। सड़कें आज गांव तक आदमी जाता कहता मैं 4 घंटे पहुंचता, पहले 1 दिन लगता था। ये सारी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार ने की है। सिद्धार्थ जी के पास नवीन जी, हवा में बातें ना करो, उत्तर प्रदेश आओ, टहलाओ, बिजली की क्या मामला है, चाहे ग्रामीण हो या राइट भैया जी, 1 घंटे से 8 घंटे बिजली का महाराज ज्ञान मत दीजिए। सिद्धार्थ के पास आना चाहता हूं, और जी सिद्धार्थ के पास आना चाहता हूं। सिद्धार्थ, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं खासतौर से आर्थिक मामलों की, आर्थिक जगत के जानकार हैं, मैं आप ही के पास इसको रुक के ले आना चाहता हूं सवाल को लेकर कि जो आम जिंदगी है, जो आम लोग हैं, और विजय सरदाना जी दोनों के पास आम लोग जो हैं, जो मैंने जिनका सवाल उठाया था कि आंकड़ों की बाजीगरी में ना जाया जाए और जो थैला लेके बाजार जाता है, जो घर लौटता है, उसकी बात की जाए, तो उसको चुभता है। तो वो कैसे, वो चीजों पे कैसे वार किया जाए, कैसे सरकार को अवगत कराया जाए, या सरकार अवगत है तो क्या रेमेडीज हैं, और जो क्या आने वाले समय में वो दिखेंगी और दिख सकती हैं। सिद्धार्थ सिंह, क्योंकि खाने के तेल पे तो हमने देखा कि कुछ राहतें सरकार ने दी हैं जो 2022 तक रहेंगी। प्रतीक आप ही ने इसका भी जो है जवाब दे दिया कि क्या करना चाहिए। जब खाने के तेल जो हम आयात करते हैं बड़ी मात्रा में, तो जब वो बहुत महंगा हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो हमने क्या किया, हमने ड्यूटीज़ घटा दी। तो अब जब क्रूड ऑयल 65 था, 70 था, या उससे और नीचे था, तब अगर हमने इस तरह के ड्यूटीज़ और ये भी ड्यूटी का स्ट्रक्चर जो है एक स्पेशल सिचुएशन में आया था। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 15-20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि पेट्रोल डीजल पे इतने बड़े पैमाने पे ड्यूटी लगाई जाए। तो जब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $84 पर बैरल तक पहुंच गया हो, और ऐसे जो संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि ये अभी नीचे नहीं आएंगे, हो सकता और बढ़ जाएं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा इफ एंड बट है नहीं। धीरे धीरे अब आपको, अच्छा दूसरी बात क्या है कि उस पिछली साल अर्थव्यवस्था एकदम जो है पटरी से उतर गई थी, अब आपकी दोबारा दुरुस्त हो रही है, तो आपका जीएसटी कलेक्शन बेटर हो रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो है सिचुएशन, इकोनॉमी जो है पिक कर गई है, नॉर्मल जो भी आंकड़े देखें, इकोनॉमिक डेटा देखें, जो भी सेल्स देखें, गाड़ियों की जो बिक्री हो रही है, जिस तरह के भी डेटा है जो ये जिससे रिकवरी मोड पे है। हाँ, तो इकोनॉमी रिकवरी मोड पे और पिकअप जो है तेजी से जो है अब फेस्टिवल सीजन, जो फंडामेंटल चीजें थी जो कि नॉर्मल डेज में दिखती थी, यानी आप डीजल पेट्रोल की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं भी वही जानना चाहता हूँ, तो उसको लाया जा सकता है उस स्केल पे? देखिए, अब आपको धीरे धीरे ड्यूटी कम करनी ही पड़ेगी। और प्रतीक, एक बात और हम लोग समझ लें, पेट्रोल और डीजल जो है रेवेन्यू का रिसोर्स नहीं हो सकते। ये एक स्पेशल सिचुएशन थी, हमने लगाया, ठीक है, लेकिन अब जब हमारे को जो फोकस है, और जो शायद सरकार ने किया भी पिछले साल,
हमने बड़े बड़े आर्थिक पैकेज अनाउंस किए और अब अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो रही है तो अपने आप जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू पिक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन चीजों को भी आपको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, और खासकर ऐसे में जब क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो रहा हो। सदाना साहब, आपका क्या सुझाव है खासतौर से, और क्या कहना है खासतौर से जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है? देखिए, मैं अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो 4-5 पैरामीटर्स पे हमें पॉजिटिविटी दिख रही है और एक जगह पे नेगेटिव है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, आर्थिक स्थिति में सुधार, यहाँ पे सब आम आदमी भी मानता है कि आने वाले दिन ठीक रहेंगे, सुधार होगा। लेकिन जहां पे आम आदमी आज भी चिंतित है वो है आपका प्राइस राइज को लेके, इन्फ्लेशन को लेके। और मुझे लगता है भारत सरकार को, अगर मेरा आप सुझाव भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आप एक साइकोलॉजिकल लेवल तय करिए पेट्रोल प्राइस का कि भाई आप ठीक है, हमारे रेट बढ़ रहे हैं पिछले 6 महीने से, 3 महीने से, हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ भी हो जाए 105 से ऊपर या 110 से ऊपर हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक जब आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है तो आदमी बाकी चीजों पे ध्यान देने लगता है। अभी क्या है, आदमी को सिर्फ यही लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा, कितनी महंगाई बढ़ेगी, तो वो जो अपनी स्पेंडिंग है वो और कम कर देता है, जिससे आपका जो ऑफटेक है, कंजम्पशन है, वो कम हो जाता है और आपको जीएसटी कलेक्शन कम मिलेगा, आम आदमी कंजर्वेशन पे चला जाता है। राइट सर। तो मेरा ये कहना है कि आप एक साइकोलॉजिकल मैसेज जरूर दें कि भाई इससे आगे हम नहीं बढ़ने देंगे, और जैसे जैसे बाकी सुधार होंगे हमारा रेवेन्यू सोर्स बढ़ेगा, बाकी सरकार बाकी इनकम सोर्सेज से मैनेज करेगी, लेकिन इससे ज्यादा फ्यूल को लेके कंज्यूमर पे बोझ नहीं पड़ना चाहिए। राइट सर। आज इस सेंटेंस के बाद मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आ जाऊंगा। न्यूज 18 के कू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा था कि महंगे पेट्रोल की आम आदमी पर चोट नहीं पड़ती है। यूपी के मंत्री का यह बयान क्या सही है? तो जो जवाब है उसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जो कमेंट हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं जो राज केशव जी का है। लेकिन अपने सुझावों के लिए आप न्यूज 18 के कू हैंडल को फॉलो कीजिए। आज अभी बस सिर्फ इतना। आर पार का